जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मोशन किसको कहते हैं? मोमेंट्स को। जबकि रेस्ट एंड मोशन के टॉपिक में आपने पढ़ा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग के साथ के हिसाब से अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं मोशन। क्या कहते हैं? मोशन। साथ इसके लिखा हुआ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट? आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हमने लास्ट टाइम डिटेल से स्टडी किया है, एक दफ़ा फिर बता देते हैं। सैटेलाइट किस चीज़ को कहा जाता है? सैटेलाइट एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है जो किसी प्लैनेट्स के गिर्द चक्कर काटता है, किसी भी प्लैनेट के गिर्द। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कहा था कि अर्थ और मून दोनों सन के गिर्द क्या करते हैं? गोल चक्कर काटते हैं। तो अर्थ और मून के लिए प्लैनेट क्या हुआ? सन। ठीक, इसी तरीके से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के सराउंड कोई ऑब्जेक्ट गोल चक्कर काट रही होती है तो वो प्लैनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? और जो चीज चक्कर काटती है उसके गिर्द उसको सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हमने लास्ट टाइम बात की थी सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट्स वो होते हैं जो नेचुरली तौर पे जब से दुनिया बनी है तब से गोल चक्कर काट रहे हैं प्लैनेट्स नेचुरली, जिसको मेन मेड नहीं किया गया, जो नेचुरली तौर पे गोल दायरे में ऑर्बिट्स में सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर काट रहे हैं, वो है नेचुरल सैटेलाइट्स। जो कि हमने कहा था मून और अर्थ सन के गिर्द चक्कर काट रहा है, तो मून और अर्थ जो है दोनों ही नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, तो इसमें मून और अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं और प्लैनेट्स क्या हुआ? सन। तो सन के गिर्द ये दो ऑब्जेक्ट्स चक्कर काट रहे हैं। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को मेन मेड नहीं है, ये इसमें कोई इंजीनियरिंग कोई साइंस इन्वॉल्व नहीं है जिसको बना के ऊपर भेजा गया हो और ये ऐसा हो रहा हो, ये बाय नेचर हो रहा है ऐसा। So that's why they are called natural satellites। ठीक, फिर है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि आपने जिसकी मोशन भी कैलकुलेट करनी है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट which are man made, which are manufactured by engineering by scientists, जिसको डिफरेंट रिसर्च पर्पस के लिए भेजा जाता है, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भेजा जाता है। तो ये होते हैं आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। हमने ये देखना है कि जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जाता है रॉकेट्स के थ्रू, तो जब ये किसी स्पेसिफिक गोलदायरे किसी सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर काटता है तो उस टाइम उसकी मोशन क्या होती है, हमने कैलकुलेट करनी है मोशन। ठीक है, अब मोशन कैलकुलेट करने से पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपके पास अर्थ और यहाँ पे सर्कल फॉर्म में आप देख सकते हैं अर्थ से कुछ फासले पे, अर्थ से कुछ डिस्टेंस पे। डायग्राम बोर्ड में ऐसी बनी है, आप समझे ये नीचे अर्थ है, इस अर्थ के कुछ फासले में गोल दायरे में एक सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ के गिर्द चक्कर काट रहा है। क्लियर? ये जो आपको नजर आ रहा है ये से कुछ फासले पे गोल दायरे में एक सैटेलाइट है जो अर्थ के आसपास चक्कर काट रहा है। ठीक हो गया? आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ जो है क्या होगी, जो अर्थ के सेंटर से लेके यहां तक का जो फासला होगा जिसको आर ई कहा गया है, कैपिटल आर ई। कैपिटल आर ई इज व्हाट? अर्थ के सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का फासला रेडियस ऑफ अर्थ कहलाता है। ठीक है, जो कि सेंटर से यहां भी फासला ले लो, सेंटर से यहां भी फासला ले लो, तो कंप्लीट डिस्टेंस सेंटर से यहां तक का या सेंटर से यहां तक का रेडियस ऑफ अर्थ कहलाएगा। सेंटर अर्थ का यहां मिड में लाई करेगा। क्लियर? तो ये है रेडियस ऑफ अर्थ। अब अगर जो सैटेलाइट है वो इससे कुछ फासले पे अर्थ के गिर्द चक्कर काट रहा है तो हम कहेंगे कि रेडियस ऑफ अर्थ में हाइट का सम लिया जाएगा। जितने हाइट पे सैटेलाइट अर्थ से मौजूद है, रेडियस ऑफ अर्थ के अंदर सैटेलाइट की हाइट को सम कर देंगे। जैसा कि आपको नजर आ रहा है अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट इतनी हाइट पे मौजूद है, तो सेंटर से लेके यहां तक का फासला तो रेडियस ऑफ अर्थ हुआ, प्लस इसमें क्या ऐड हो जाएगा? हाइट ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, इसलिए हमने रेडियस ऑफ अर्थ में क्या ऐड कर दिया? हाइट ऐड कर दी। किस चीज की हाइट? सैटेलाइट की हाइट।
जिस हाइट पे या जिस फासले पे वो अर्थ के गिर्द घूम रहा है। क्लियर? तो ये रहा आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ, जिसका अर्थ के सेंटर से बाउंड्री तक का फासला है। ये आर ई प्लस अर्थ क्या रहा? अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट की हाइट तक का फासला एच कहलाता है। ठीक है, जिसको हमने रेडियस ऑफ अर्थ में सम किया हुआ है। अब आपने पढ़ा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत कि every object in the universe attracts every other object. Similarly, every object में पहला ऑब्जेक्ट क्या हुआ? यहाँ अर्थ, सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या हुआ? सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जो है अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच रही है, तो दोनों के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे। अब क्या होगा कि जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको एक नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर देगी इस सैटेलाइट को। ठीक है, और इसको मजबूर करेगी कि ये सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर अंदर घूमता रहे। ठीक है, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किसके अलोंग होगी? उसकी डायरेक्शन सेंटर के रेडियस के अलोंग होगी और टुवर्ड सेंटर होगी। तो आप कह सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो हमेशा होती है अलोंग रेडियस, टुवर्ड सेंटर। हाँ जी, तो ये सेंटर है। सपोज किया सैटेलाइट जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ से अर्थ सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचेगा और सैटेलाइट अर्थ को अपनी तरफ खींचेगी। दोनों में एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मौजूद होगी। अब इसको बैलेंस करने के लिए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तौर पे सामने आएगी, जो इस सैटेलाइट को हर पॉइंट पे अलोंग रेडियस रखेगी और टुवर्ड सेंटर रखेगी। अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर ऐसे। उसकी डायरेक्शन से चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और प्लस क्या होगी? डायरेक्शन। तो उसकी हर दफा डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होगी। मींस के सैटेलाइट हर दफा जैसे जैसे चक्कर काटेगा अर्थ के गिर्द, वो अर्थ के रेडियस के अलोंग और टुवर्ड सेंटर जा रहा होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उस पे एक्ट होगी वो किस चीज के बराबर होगी? दैट विल बी इक्वल टू Fc mv स्क्वायर, जिसमें m क्या है? इस सैटेलाइट का मास है। ठीक, v क्या है? जिस मोशन से, जिस स्पीड से ये सैटेलाइट मूव कर रहा है। r क्या है? अर्थ के सेंटर से इसका फासला है। ठीक है जी, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स एज सच जो किसी सिस्टम की नेट फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे सामने आती है। इस बात से मेरे कहने का क्या मुराद है कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रही है सैटेलाइट और अर्थ के बीच में ऐसे वाली, वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ बन के जो नेट फोर्स आ जाती है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो जाती है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। और सेंट्रीपिटल फोर्स इसको हर पॉइंट पे अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर, अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर, जिसकी वजह से ये एक सर्कुलर पाथ बना के, एक सर्कुलर ऑर्बिट्स बना के अर्थ के गिर्द चक्कर काटता रहता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब हमने ये तो समझ लिया कि इसको सर्कुलर पाथ कैसे मिला? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ने इसको प्रोवाइड कर दी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ये गोल चक्कर काट रहा है अर्थ के गिर्द। हम इंटरेस्टेड है इसका मोशन कैलकुलेट करने में कि इसकी स्पीड एक्चुअली अर्थ के गिर्द चक्कर काटते हुए क्या होगी। क्लियर? अब यहाँ पे एक फोर्स तो ये आ गई जिसको हमने सेंट्रीपिटल फोर्स कह दिया, जो कि कहां से आई? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से आई। फिर दूसरी फोर्स कहां से आएगी? याद रहे एक सेकंड फोर्स होगी जो कि इस सैटेलाइट का वेट होगा। क्या होगा? इस सैटेलाइट का वेट होगा। लाजमी सी बात है सैटेलाइट हर दफा अर्थ के सेंटर की तरफ डाउनवर्ड अट्रैक्ट होगा, तो इस किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है? W = mg। तो हम वही वेट पुट करने वाले हैं, F = W = mg। जी स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास ये दो फोर्सेस आती हैं, ठीक है,
तो हम इनको इनकी जो साइड्स होती हैं लेफ्ट साइड्स या राइट साइड्स आपस में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये दो फोर्सेज हैं तो दीज आर इक्वल, सो दैट्स हाउ वी कैन कंपेयर देम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, कंपेयर इक्वेशन 1 and 2। जब आप कंपेयर करते हो किसी भी इक्वेशंस को तो उसके राइट साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। इसके लेफ्ट साइड्स तो एक ऑलरेडी फोर्सेज है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, वेट है, वेट इज अ फोर्स, तो दोनों ही फोर्सेज है, तो ये अगर इक्वल है तो इसके राइट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो मैं लिख सकता हूं mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू mg। ठीक है जी, तो यहां पे क्या होगा, मैथ्स मैथ्स से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पीछे क्या रह जाएगा, v स्क्वायर बाई आर इक्वल टू g। नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन हम यूज करेंगे कि जो आपके पास रेडियस ऑफ सैटेलाइट है, यानी जो डिस्टेंस है सैटेलाइट का अर्थ से, वो तो हमने कहा था रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ सैटेलाइट के बराबर होगा। ऐसा ही कहा था ना कि जो सेंटर से अर्थ का रेडियस है प्लस जो उसकी हाइट है सैटेलाइट की, जितनी हाइट पे सैटेलाइट मौजूद है, यानी मैं स्मॉल आर को किसके इक्वल अप्रोक्सीमेट ले सकता हूं, आर ई प्लस एच। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, आर ई, यहां पे ये वाला जो साइन आपको नजर आ रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली आर ई प्लस एच, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ सैटेलाइट, the distance of satellite at height h from the center of earth। ये radius of earth है, ये distance of satellite at height h, जो कि radius of earth तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ऑब्जेक्ट जितने हाइट पे अर्थ से मौजूद होती है उसको हम हाइट h से रिप्रेजेंट करते हैं, वो radius of earth के अंदर ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं radius of earth के अंदर। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन के अंदर जो कि इसको बना देते हैं इक्वेशन 3। फ्रेंड्स इसको पुट किया जा सकता है v स्क्वायर जी आर ए प्लस एच। अब मैं आपको बताऊं यहां तक पहुंचने के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनने वाला है। ये जो सैटेलाइट है स्टूडेंट्स, ये अर्थ के बहुत क्लोज होता है, बहुत ज्यादा करीब होता है, हमें ये नजर नहीं आता, बट ये इसका जो फासला होता है वो अर्थ के बहुत करीब होता है कि हम अगर रेडियस ऑफ अर्थ के साथ इस सैटेलाइट की हाइट कंपेयर करें तो इंतहाई कंपेरेबल स्मॉल होती है। मेरी बात दोबारा सुने कि अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ से, जो अर्थ का अपना रेडियस है, उसके साथ इस सैटेलाइट की हाइट कंपेयर करें जो कि अर्थ के बहुत करीब है, तो वो अर्थ के रेडियस के मुकाबले में निग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर। रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है, जिस हाइट पे सैटेलाइट इसमें मौजूद है वो बहुत कम है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आर ई प्लस एच का फैक्टर आपको नजर आ रहा है, मैं उसको आर यानी कैपिटल आर के अप्रोक्सीमेट ले सकता हूं, बजाय इसके कि मैं आर ई प्लस एच लिखूं इस एक्सप्रेशन में, मैं लिख सकता हूं कि आर ई प्लस एच, सीधा सीधा मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं कैपिटल आर के रेडियस ऑफ अर्थ के, जो अर्थ का रेडियस है, क्योंकि जो ये वाला फैक्टर मैं इसमें ऐड कर रहा हूं दैट इज निग्लिजिबल, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल इज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। सो दैट्स व्हाई मैं इसको आर ई प्लस एच को आर लिख सकता हूं। तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बिकम, यहां से आ जाए फाइनल रिजल्ट की तरफ, v स्क्वायर g कैपिटल आर, ठीक है, मैंने आर ई प्लस एच की जगह पे कैपिटल आर पुट कर लिया। अब मुझको v की वैल्यू चाहिए, सो आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, मेरे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू जी आर। जी स्टूडेंट्स, g की वैल्यू तो आप में से हर कोई जानता है, g की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 ms - 2, और कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास क्या है जी
6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 ms-2, जी कैपिटल आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 6.38 multiply 10⁻⁶, 10⁻⁶। जब आप इसको शॉर्ट आउट करते हैं तो आपके पास टोटल जो रेडियस आता है दैट इज क्लोज टू द अर्थ, और लगभग आपके पास 8 किलोमीटर पर सेकंड का आंसर आता है। इस मोशन के साथ ये जो सैटेलाइट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, वो 1 सेकंड के अंदर 8 किलोमीटर का फासला तय करता है। ये उसकी स्पीड होती है। 8 किलोमीटर का फासला 1 सेकंड के अंदर अर्थ के गिर्द चक्कर लगाते हुए तय करता है, ठीक है, ये उसकी मोशन है, दैट इज ह्यूज, ठीक है। और अगर आप इसी फासला को घंटा के हिसाब से लिखें तो 29,000 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय करता है, ठीक है। सेम डिस्टेंस अगर आप लिखें तो ये 29,000 किलोमीटर पर आवर। समझते हैं इस बात को? स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस बाई टाइम के। तो ये डिस्टेंस है 29,000 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय करता है सैटेलाइट। जो पीछे इसका आपको गिवन था वो सेकंड्स में था। सेकंड्स के अकॉर्डिंग यही फासला वो 8 किलोमीटर का फासला 1 सेकंड में तय करता है, और यहाँ 29,000 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय करता है। तो ये था आपके पास मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी एंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी।